Hello beta, how are you all? Myself Rohit Kumar. Welcome to your channel Dear Topper, where we make topper. तो बेटा आज हम करेंगे सेट 2 के सॉल्यूशंस। सेट 1 और सेट 3 के सॉल्यूशन में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। एक बार जरा लिंक देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको सेट 1 और सेट 3 का, ठीक है? उसको चेकआउट कर लेना। अच्छा, इस पूरे पेपर का पीडीएफ भी मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूँ। अगर आप चाहते हो पेपर अटेम्प्ट करना, क्योंकि आपका नेक्स्ट 2026 में पेपर होने वाला है, तो इस पेपर को अटेम्प्ट जरूर करना। ये जो मैं कराऊंगा, आज हम सेट 2 करेंगे। ये हुआ था 20 फरवरी 2025 को। पूरा पेपर करने के बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है आपको, तो आपने क्या करना है, आपने कमेंट सेक्शन में लिख देना है, या फिर ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देना। आई विल डेफिनेटली पर्सनली हेल्प यू, ठीक? तो आगे चलने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। क्यों? क्योंकि स्कोर मैं आपको करवा के रहूंगा, एंड दैट इज द प्रॉमिस दैट आई प्रॉमिस यू, ठीक है? तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं पेपर। लेट्स स्टार्ट। इंस्ट्रक्शन बताया तो बोर्ड की इंस्ट्रक्शन सही है, ऑफिशियल के क्वेश्चन पेपर में टोटल 5 सेक्शन होते हैं, 39 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन ए आपका 1 मार्कर होता है, इसमें एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। बी आपका 21 से 26 क्वेश्चन नंबर आएगा, जिसमें 2 मार्क आते हैं, और इसमें 30 to 50 वर्ड लिखने होते हैं। सेक्शन सी में 27 से 33, ये 3 मार्कर होता है। सेक्शन डी आपके बड़े क्वेश्चन होते हैं, 5 नंबर वाले, 34 से 36, और सेक्शन ई आपका 37 से 39 होता है, ठीक है। इसमें केस स्टडी वाले क्वेश्चन आते हैं। कोई ओवरऑल चॉइस नहीं होती, इंटरनल चॉइस गिवन होती है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। टू गेट एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1 ऑन अ स्क्रीन, हमें एक इमेज लेनी है जिसकी -1 है। माइनस से मुझे पता लगता है कि वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, और 1 से पता लगता है कि वो सेम साइज की है। बात समझ आ रही है? ये हमने पढ़ा था क्लास में। 1 से बड़ा होगा तो एनलार्ज, 1 से छोटा होगा तो डिमिनिश्ड। ऑन ए स्क्रीन यूजिंग अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 है, फोकल लेंथ 20 है, और हमें -1 की रियल इन्वर्टेड इमेज लेनी है। तो ये तो एट सी वाला केस हुआ, एट 2f1 वाला। तो ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रखूंगा? ऑब्जेक्ट को मैं रखूंगा डबल पे, तो आंसर आएगा 40। जिन बच्चों को ये समझ नहीं आया, आप जरा यहाँ देखो, ठीक है? आप ये लोग यहाँ देखो, रियल इन्वर्टेड बनानी है ना। देखो ये आपको 20 गिवन है, ध्यान से देखना, तो ऑब्वियसली ये 40 होगा। और अगर वो 40 पे रखेगा तो इसका डबल ही तो होगा ही, और क्या होगा, है ना? 40 पे रखेगा तभी तो बनेगा, 2f1 रखेगा तो 2f2 ही तो बनेगा। याद है? ये यहाँ से जाएगी और एक यहाँ से निकलेगी, एग्जैक्ट इसके नीचे बनेगी। याद आ गया? नेक्स्ट प्योर टॉल का हुआ कैपिटल टी एंड अ प्योर डवार्फ स्मॉल टी को हमने क्रॉस कराया। बताओ परसेंटेज ऑफ टॉल प्लांट इन F1 जनरेशन। F1 में तो ऑल आर टॉल आते थे, F1 में तो 100% आएगा, क्योंकि ऑल आर टॉल होते थे। ऑप्शन चेक कर लो, चारों ही 100% है, बताओ। एंड F2 जनरेशन, F2 में आता था 3:1 की रेशो। 3:1 मतलब 75% और 25%। तो इसमें से जो होता था टॉल, वो होता था 75, तो 175 आंसर है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। अच्छा, नेक्स्ट कह रहा है प्लांट लाइक रोज एंड बनाना है लॉस द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। सीड्स, ये तो वेरी रेट प्रोपागेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि उसके थ्रू हम ग्रो करवाते थे, याद है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इन ए केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर। केमिकल रिएक्शन किस में नहीं होती? जब मिल्क रह जाता है तो मिल्क खराब हो जाता है, इसमें हो गई। ग्रेप में होती है ना, आयरन हिल में होती है। तो आंसर इज मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर में नहीं होती। प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ सॉलिड मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। वायर वाली चीज को हम कहते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी। हीट वाले को कहते हैं मेलेबिलिटी, है ना? डक्टिलिटी वायर पूछा है। नेक्स्ट कह रहा है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ड्राई हाइड्रोजन गैस क्लोराइड ह्यूमिड एटमोस्फेयर में अगर हमें करनी है, तो उसको एक गार्ड ट्यूब से ले जाया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड से ले जाया जाता है। तो आंसर इज सेकंड का आंसर होगा, इट इज कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। कह रहा है सेलेक्ट करो इनमें से हाइड्रोकार्बन में से जिनके बीच में एक सिंगल सीसी होगा और एक ट्रिपल सीसीसी होगा। तो सिंगल सीसी होगा, ठीक है, और एक ट्रिपल सीसीसी होगा। तो नाम लिख दो इसका। इसका नाम क्या है? इसके पास 3 दे दो, इसको चाहिए नहीं, इसको 1 दे दो। इसका नाम हो गया प्रोपाइन। तो प्रोपाइन आंसर आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आधे होंगे एंड हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए होगा एज कंपेयर टू नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल। हमारे जो बॉडी सेल में पता है टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं? इट हैज 46। तो आपसे पूछ रहे हैं बताओ इन चारों में से किसके पास 23 होगा? तो मेल के पास 23 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अच्छा, फीमेल के पास भी 23 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी भी होगा। जाइगोट के पास तो 46 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी तो होगा नहीं। अच्छा देखो, ऑप्शन डी चेक करो। बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, ऑप्शन ए को टिक कराएंगे, बट इसका आंसर क्या होगा? बोथ मेल एंड फीमेल जर्म सेल, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। तो ऑप्शन डी होगा इसका, ठीक है। आगे चले, कह रहा है कि एसेंशियल एलिमेंट बताओ जो सॉइल को चाहिए जिससे वो प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकता है।
तो सॉइल को चाहिए होता है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। ये हमने 9th क्लास से पढ़ा था। थोड़ा सा कंसेप्ट इसलिए 10th में भी कई बार आ जाता है, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इट इज ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन आंसर है। ट्रेट ट्रू स्टेटमेंट बताओ अबाउट द लिम्फ। तो लिम्फ की स्टेटमेंट अगर चेक करते हैं, पहला कह रहा है लिम्फ वेसल कैरी लिम्फ थ्रू द बॉडी एंड फाइनली ओपन इनटू लार्ज आर्टरीज। सब कुछ सही कह रहा था, बट आर्टरीज की वजह से ये गलत हो गया, वेन्स होना चाहिए। लिम्फ कंटेन सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल, सही बात है। लिम्फ कंटेन सम अमाउंट प्लाज्मा प्रोटीन एंड रेड ब्लड सेल नहीं होते उसके पास। तो ए और सी तो गलत ही हो गया, डी चेक कर लेते हैं। लिम्फ वेसल कैरी लिम्फ थ्रू द बॉडी, और कह रहा है वेन, हाँ तो बी सही है और डी सही है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट बायो मैग्नीफाइड एट डिफरेंट लेवल। तो किस लेवल पे बायो, तो डीडीटी। डीडीटी पता है क्या होता है? डीडीटी होता है जो उसमें डाला जाता है आपके क्रॉप्स के अंदर, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर में डाला डाला जाता है। तो जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाते हैं, बॉडी में केवल बढ़ता चला जाता है ना, इसी को हम कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। आगे कह रहा है इन द फूड चेन गिवन बिलो सेलेक्ट द मोस्ट एफिशिएंट फूड चेन इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के टर्म में सबसे बेस्ट फूड चेन कौन सी है? तो सबसे छोटी फूड चेन सबसे बेस्ट होती है, प्लांट और मैन। आपको पता है मैन जो है, मैन इज अ ओमनीवोर, तो वो प्लांट भी खा सकता है और मीट भी खा सकता है। तो सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट होने का मतलब है सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी। नेक्स्ट कह रहा है एन ऑप्टिकल डिवाइस एक्स है जो ऑब्लिकली रखा गया पाथ इन द नैरो पैरेलल बीम ऑफ लाइट, अगर इमरजेंट रे डिस्प्लेस लेटरली, हाँ तो ग्लास स्लैब होता है। ऑब्लिकली जाती तो यार डिस्प्लेसमेंट होती है, वो रिफ्रैक्शन होती है। अ पीस ऑफ वायर आर इज कट लेंथवाइज इनटू 3 आइडेंटिकल पार्ट्स। एक तार है, इस तार को 3 पार्ट में काट दिया गया, ऐसे मान लो। ये आपको पता है ना, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। एंड देन इनको पैरेलल में लगा देगा। अगर इसको 3 में काटा, इसका मतलब इसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी 3 में कटी। तो ये भी R/3 हुआ, ये भी R/3 हुआ, ये भी R/3 हुआ। कह रहे हैं इसको पैरेलल में लगा दिया। अब इसको पैरेलल में लगा दो, ये लगा दिया, ये लगा दिया और ये लगा दिया, R/3 R/3 और R/3। कह रहे हैं द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है कॉम्बिनेशन का, वो R डैश है। इसका जो नेट R है वो R डैश है। कह रहा है बताओ R/R डैश क्या होगा। सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है, पता है आपको, बैक में क्वेश्चन नंबर 1 है। तो R डैश निकालते हैं तो 1/R डैश होगा आपके पास 1/R/3 प्लस 1/R/3 प्लस 1/R/3। क्लियर है? और जब भी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है तो वो ऊपर चला जाता है, तो ये हुआ 3/R प्लस 3/R प्लस 3/R। इन तीनों का एलसीएम कितना आने वाला है? इन तीनों का एलसीएम आएगा R, तो ये हो गया 3 प्लस 3 प्लस 3। तो ये आ गया हमारे पास 1/R डैश इज इक्वल टू 9/R। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो R/R डैश कितना आ गया हमारे पास? 9 आंसर आ गया। तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। डी आंसर आ चुका है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट, डी आ चुका है। इसमें कई बच्चों को दिक्कत हुई होगी, मैं आपको एग्जैक्टली समझाता हूँ आंसर आया कैसे, है ना। बच्चे रट्टा मार के गए 60 होगा, बट एग्जैक्टली आपको रीजन बताता हूँ मैं एग्जैक्टली होगा कैसे। मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल बल्ब ऑफ रेटिंग 4 वोल्ट 6 वोल्ट दैट कैन वर्क डिजायर्ड ब्राइटनेस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज विद 240 वोल्ट मेन सप्लाई। कितने बल्ब में लगा दूंगा जिसकी पावर है 6 वोल्ट और ये वी काम करेंगे 4 वोल्ट पे, कितने नंबर ऑफ बल्ब लगाऊंगा? तो सबसे पहली बात, हमें सीरीज सर्किट है, हमें सीरीज काम करते हैं, करंट निकाल लेते हैं। P इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, तो P इज इक्वल टू वी आई, तो 6 इज इक्वल टू V कितना है हमारे पास? 4 इंटू आई। तो ये हो गया 6/4 इज इक्वल टू आई। तो 3/2 आ गया, तो आई आ गया हमारे पास, दैट इज 1.5 एम्पियर आ गया। तो जो पूरी सीरीज में करंट घूम रहा है वो निकाल लिया हमने। तो इसका मैं आर भी निकाल लेता हूँ, है ना, क्योंकि हमें वी पता है, आई पता है, तो मैं आर निकाल सकता हूँ। क्या? वी इज इक्वल टू आई आर। वी कितना है? 4 इज इक्वल टू 1.5 इंटू आर। तो ये आएगा 4/1.5 इज इक्वल टू आर। पॉइंट हटा, जीरो लगा, 5 3 ज़ा 5 8 ज़ा, तो आर आ गया 8/3 ओम। इसको डेसिमल में मत जाओ, ठीक है, इतना ही रखो। तो मतलब फिलहाल मैंने सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को यूज करके मेरा आर आ गया 8/3। ठीक है, अब वो कह रहे हैं सीरीज में दूसरे करंट पे जाएगा, तो हम एक काम करते हैं, वो जो 240 वोल्ट है अब इसको उठा लेते हैं। अब हमारे पास वी कितना है? 240 वोल्ट है, और हमारे पास आपको पता है ना करंट तो सेम ही घूमेगा, तो करंट कितना होगा? 1.5 एम्पियर। अब इससे आप आर निकालो, और जो इस आर और उस आर को डिवाइड कर दो, आप देखो 60 आंसर आ जाएगा आपका। तो ये होगा V इज इक्वल टू आई आर। तो V कितना है? 240 इज इक्वल टू 1.5 इंटू आर। पॉइंट हटाया, 10 लगा, 5253
तो ये आ गया आपके पास 240 इंटू 2/3 आर आ गया। तो कितना आ गया ये 80 160 आ गया। आर डैश बोल दो इसको, आर डैश बोल देता हूँ, है ना, अलग अलग है ना क्योंकि समझ में। तो ये हो गया 160 ओम। अब देखो 240 में लगाना है, ध्यान से सुनना मेरी बात। हमें 240 में चलाना है इसको, ठीक है। कितने 240 में लगा सकता हूँ मैं, तो हमने ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी किया था, बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने के लिए इसने 4 वॉट और 6 वॉट दे दिया, 4 वोल्ट और 6 वॉट। तो हम क्या करेंगे, मतलब मान लो कि 8/3 8/3 8/3 वाले में कितने लगाऊंगा, तो नेट आर कितना है हमारे पास, आर डैश इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता था, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यही था ना। अब आर डैश कितना है अपने पास 160, तो 160 इज इक्वल टू R1 8/3 प्लस 8/3 प्लस 8/3, है ना, ये रहा। तो ये हो गया 160 इज इक्वल टू, इसको हम मान लो 8/3 x मान लो, हमें नहीं पता कितना, क्योंकि प्लस प्लस होते जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये हुआ 160 अप इंटू 3/8, एक्स आ रहेगा आपका 8 टू ज़ा, तो 20 इंटू 3 कितना आ गया, तो 60 बल्ब लगेंगे। तो 60 इज द आंसर। वैसे आपको पता है इसका शॉर्टकट भी होता है, अगर एग्जाम में एमसीक्यू आए ना तो शॉर्टकट से करना होता है हमें। 60 निकल के ना आंसर 60 आ चुका है पेपर में, बट आपको इतना बड़ा आंसर नहीं करना था। आप बोलोगे सर इतना बड़ा आंसर आया था क्वेश्चन, नहीं, बोर्ड में नहीं आया था। आपने कुछ नहीं करना, देखो बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, आपने दोनों के वी को डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आपके सामने है। जब भी सीरीज में होगा ऐसा, मतलब मैं इसका और पार्ट कर देता हूँ, जो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक है ना, ये है आम जिंदगी, और अब मैं जो बताने आ रहा हूँ वो है मेंटोर जिंदगी, ध्यान रखना। तो इसका नंबर ऑफ बल्ब निकालना है ना हमने, तो 240 को आप सीधा, आप क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो, लो आंसर आ गया। कितना सिंपल था, ठीक है, याद रखना। आगे चलें। तो एक बल्ब है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 13, एक बल्ब है जिसका V 220 है, P आपका 11 वोल्ट है। कह रहा है इसका फिलामेंट जब ग्लो करता है तो पावर 220 पे बताओ कितनी होगी। ठीक है, इसका क्या निकालना है हमें, रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस बताना है हमें। P कितना गिवन है हमें, 11 वॉट। B कितना गिवन है हमें, 220 वोल्ट। और P का फॉर्मूला क्या होता है, PVR का फॉर्मूला, R निकालना है हमें, PVR का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। लो क्वेश्चन ही खत्म। P कितना है 11, वी स्क्वायर मतलब 220 का स्क्वायर, और आर हमें नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो आर आया आपके पास 220 इंटू 220 अपॉन 11, 11 2 ज़ा 22, मल्टीप्लाई करोगे आप, 22 इंटू 2 ये आएगा 4400 ओम, 4400 ओम आएगा। ए ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर अकम्पनीड विद एवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट। कह रहा है सारी जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें से हीट निकलती है, उसमें से लाइट भी निकलेगी, ये बात कंपलसरी है। क्या ये सच है, एक बार मैं रिएक्शन लिख के दिखाऊं आपको। ये देखो, CaO प्लस H2O, अगर हमने एक बीकर में CaO लिया, पानी डाला, तो ये बनाएगा CaOH होल ट्वाइस, और क्या निकलेगी, बहुत सारी हीट। तो भाई यहाँ पे सिर्फ हीट निकलेगी, यहाँ पे कोई लाइट नहीं निकल रही। पहली बात, अदर्शन ही गलत हो गया, अदर्शन गलत हो गया, रीजन सही हो गया। अगर अदर्शन गलत होगा, रीजन सही होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी। तो 17 का होगा ऑप्शन नंबर डी इज आंसर, ठीक है। आगे चले। नेक्स्ट अगला, व्हेन सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट आई लेंथ बिकम थिन, आई लेंथ हमारा थिन हो जाता है जब सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। आपका जो लेंथ होता है, ये जो सिलियरी मसल्स है, कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब है और पास आ जाएगी। तो अगर और पास आ जाएगी तो आपको नहीं लगता थिन नहीं, उल्टा लेंस मोटा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। इसका आंसर थिक होगा, तो अदर्शन ही गलत हो गया भाई। फिर से रीजन सही हो गया, अदर्शन गलत, रीजन सही। तो मतलब इसका अगेन आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया डी ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, प्रदर्शन कह रहा है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग वाटर स्लोली टू एसिड। ये लो बात ही गलत कर दी। वो कह रहा है एसिड में पानी डालोगे, आप एसिड में कोई पानी डाल ही नहीं सकते। हमेशा हम पहले पानी लेंगे, पानी में एसिड डाला जाता है, नॉट, तो अदर्शन गलत हो गया, ये सही है, अदर्शन गलत, रीजन सही। तो ये हो गया डी ऑप्शन, तो इसका आ गया डी आंसर, आ गया डी ऑप्शन। अगला कह रहा है इन रेप्टाइल द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज एग आर केप्ट डिसाइड द सेक्स ऑफ द, बिल्कुल ठीक बात कह रहा है वो। रेप्टाइल में जिस टेम्परेचर में वो अंडा, जो अंडा को प्रॉपर हैच करते हैं ना, वो प्रॉपर उसको सेक लगाते हैं, उस वो डिपेंड कर, वो डिसाइड करता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन सम एनिमल्स। दोनों सही है, बिकॉज लगा के देखो, लिंक बैठ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल लिंक आ रहा है, तो ए आएगा इसका आंसर।
ठीक है, क्योंकि लिंक हो रहा है बिल्कुल। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है वाइल बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, जब हम रिबन को बर्न करते हैं मैग्नीशियम रिबन को, बताओ दो सेफ्टी मेजर जो हमें रखने चाहिए और दो ऑब्जर्वेशन बताओ इस एक्टिविटी में क्या हुई थी। तो भाई अगर मैं पहले सेफ्टी मेजर की बात करूं, अगर मैं सेफ्टी मेजर की बात करूं तो नंबर वन हमें क्या रखना चाहिए, हमें पेयर ऑफ टोंग्स से उसको होल्ड करना चाहिए। ऑलवेज होल्ड मैग्नीशियम रिबन विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, चिमटा होता है ना, ऑलवेज होल्ड मैग्नीशियम रिबन विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, पेयर ऑफ टोंग्स से हमें उसको पकड़ के रखना चाहिए मैग्नीशियम रिबन को। और दूसरा सेफ्टी मेजर क्या करना चाहिए, हमें ग्लासेस पहनने चाहिए। ऑलवेज वियर ग्लासेस, जो केमिस्ट्री लैब में अवेलेबल होते हैं। हम इसमें एक और लिख सकते हैं, लैब कोट भी पहन सकते हैं हम, है ना, क्योंकि हम किसी चीज को बर्न कर रहे हैं तो कई सारे आ सकते हैं सेफ्टी मेजर, तो दो ये होंगे। और कह रहे हैं ऑब्जर्वेशन, मुझे ऑब्जर्वेशन बता दो जो दो दो निकलेगी। अगर हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो पहली ऑब्जर्वेशन निकलेगी, इट प्रोड्यूसेस अ वाइट डैजलिंग फ्लेम, इट प्रोड्यूसेस अ वाइट डैजलिंग फ्लेम, एक वाइट डैजलिंग फ्लेम निकलेगी। और दूसरा जो वो है मैग्नीशियम रिबन, इट इज कन्वर्टेड इनटू अ वाइट पाउडर, एक वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ वाइट पाउडर। उस वाइट पाउडर का नाम क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपकी दो ऑब्जर्वेशन थी, जो हम जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे, जब मैग्नीशियम रिबन को हम जलाएंगे तो ये दो ऑब्जर्वेशन और ये दो सेफ्टी मेजर हमें चाहिए। सेफ्टी मेजर और भी हो सकते हैं, हम लिख सकते हैं आगे, ठीक है। क्लियर है। 21, क्वेश्चन नंबर 21 2 मार्क्स का, पूरे मार्क्स अपने। आगे चलें, नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहे हैं ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पासिंग थ्रू एन इक्विलेटरल प्रिज्म, मार्क द एंगल थ्रू विच इमर्जेंट रे बेंड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे एंड ऑल्सो नेम इट। तो भाई प्रिज्म बनाना है, आप सबको मार्क करने हैं और उनका नाम बता दो बस। रे डायग्राम बना दो आप, ये प्रिज्म बनाना है हमने, ये प्रिज्म बन गया। ठीक है, ये इंसिडेंट रे गई, ये नॉर्मल था अपना, ये रिफ्रैक्टेड रे गई, ये नॉर्मल था अपना, और ये इमर्जेंट रे, लो हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सब रेस का नाम दे दो। इंसिडेंट रे बोल दो इसको, इंसिडेंट रे, ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, इसको ए बी बोल दो, इस पॉइंट को, इसको बी सी बोल दो, इसको डी बोल दो, इसको पी क्यू आर बोल दो, पी क्यू आर। ये होता है अपना एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं इसको। क्लियर है। इस रे का नाम लिख दो, दिस रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, वैसे आपसे ऐसे पूछा नहीं है, आपसे पूछा सिर्फ यही है जो पॉइंट सी पे बन रहा है, इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। और इस एंगल को हम, ये नॉर्मल है अपना, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, याद रहेगा। अब वो कह रहे हैं बताओ मार्क द एंगल थ्रू विच इमर्जेंट रे बेंड फ्रॉम द मार्क फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। अब आपने क्या करना है, इंसिडेंट रे को आगे लेके जाना है और इमर्जेंट रे को पीछे लेके आना है। इस एंगल को क्या बोलते हैं, कुछ याद आ रहा है? कह रहा है इसको मार्क करके बताओ इसका नाम क्या है, ये इसके मार्क देगा वो 2 नंबर। तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, याद आ रहा है? इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। वैसे अभी रिफ्रैक्शन इंसिडेंट रे नहीं भी लिखोगे ना चलेगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, बट मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। मेन डेविएशन दिखाना था इसमें मेनली। एंड ऑल्सो नेम इट, नाम दे दिया मैंने, इसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। इसी का और पार्ट कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है नेम द टाइप ऑफ लेंस रिक्वायर्ड बाय द पर्सन फॉर द करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट, जिसको प्रेस बायोपिया कहते हैं। तो भाई प्रेस बायोपिया को हम ठीक करते हैं किससे, हम करते हैं बायफोकल लेंस से, बायफोकल लेंस से डिनो ठीक करते हैं। राइट द स्ट्रक्चर, ये बना कैसा होता है, कई बच्चे, मुझे पक्का पता है पेपर में डायग्राम बनाए होंगे, है ना। भाई स्ट्रक्चर आपसे ये नहीं बोल रहा कि उसको बता दो कि दिखता कैसा है वो स्ट्रक्चर, मतलब बना कैसा होता है वो। तो इसका जो लोअर पार्ट होता है ये होता है कॉन्वेक्स लेंस, ताकि आप पास का देख सको। ऊपर वाला पार्ट होता है कॉनकेव लेंस, ताकि आप दूर का देख सको। इस बंदे को दोनों बीमारियां हो जाती है क्योंकि ये एज के साथ होती है। ठीक है, एंड रीजन, रीजन भी दे रहा है, गिविंग रीजन। अच्छा पहले रीजन लिख देता हूँ मैं।
तो इसका रीज़न हुआ क्योंकि जो हमारी आँख को जो मसल्स पकड़े हुए हैं ना, सीलियरी मसल्स, वो वीक पड़ जाती है। ड्यूरिंग ओल्ड एज, ड्यूरिंग ओल्ड एज, ठीक है, द सीलियरी मसल्स बिकम्स वीक। इसकी वजह से ये बीमारी होती है। अभी जो आपने बना के दिखाया ना, इसको एक्सप्लेन तो कर दो। इसको क्या लिखेंगे हम? क्या? इट इज करेक्टेड बाय, कैसे? बायफोकल लेंस, वेयर लोअर पार्ट इज कॉन्वेक्स लेंस फॉर नियर विजन, पास देखने के लिए, एंड अपर पार्ट, एक सेकेंड, अपर पार्ट इज फॉर, अपर पार्ट इज कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस फॉर डिस्टेंट, डिस्टेंट विजन। खत्म। अब आपके मार्क्स काट के दिखा दे, वो 2 नंबर पूरे देगा आपको। मजा आ जाएगा उसको आंसर बैठ के। बाय गॉड, क्या अब लिखा है बच्चे ने। राइट द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर लिख दिया हमने, देख लो, चेक कर लिया, एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो। ऑफ द लेंस कॉमनली यूज फॉर करेक्शन, गिविंग रीजन फॉर सच डिजाइन। रीजन ही बता दिया मैंने, कॉज ही बता दिया इसका, ये कॉज है इसका, रीजन ये रहा इसका, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट 23 कह रहा है कि इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन करता है टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। इस चीज को जस्टिफाई करो। तो भाई सबसे मेन चीज पता है क्या है? विलाय। तो इसके पास क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल intestine has various finger like structure, finger like structure होता है इनके पास, called villi। क्या कहते हैं उनको? villi that increase surface area for absorption of digested food, absorption of digested food, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं, विद इन विलाय, विद इन विलाय, विलाय के अंदर ही क्या होता है पता है? वेरियस blood vessels are present which send this digested food, जो उस डाइजेस्टेड फूड को, भाई विलाय के अंदर ही कुछ ऐसी चीज है, ब्लड वेसल प्रेजेंट है, जो डाइजेस्टेड फूड को, विच सेंड दिस डाइजेस्टेड फूड टू एवरी बॉडी ऑफ द सेल, टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। खत्म। ये आपको एग्जाम में लिखना था क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन है, इनफ है 2 नंबर के लिए, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है प्योर टॉल, एक सेकंड, इसको नीचे करे, दिखाई दे रहा है। प्योर टॉल हमने लिया, कैपिटल टी को हमने क्रॉस कराया प्योर डॉफ स्मॉल टी से, जो पी प्लांट ऑब्टेन F1 में हुआ, फिर उसको सेल्फ कराया F2 में। बताओ F1 कैसा दिखेगा? तो ये क्लास में हमने कितनी बार किया है ना, F1 जनरेशन, प्योर टॉल, प्योर शॉर्ट, रेशो बताओ प्योर टॉल प्योर शॉर्ट की, ठीक है, इन F2 जनरेशन। तो हम एक काम करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ देखो, तो हम लेंगे पहले पेरेंट्स, प्रॉपर सिस्टम से लिखना होता है ना, पेरेंट्स, पेरेंट्स क्या है इसके? पेरेंट्स कौन है? पेरेंट्स हैं प्योर टॉल, पेपर में प्रॉपर सिस्टम से लिखना होता है, और प्योर ड्वार्फ, ठीक है, प्योर ड्वार्फ। इसके बाद हम लिखेंगे गैमीट, गैमीट मतलब प्योर टॉल का था कैपिटल टी, प्योर ड्वार्फ का था स्मॉल टी, ठीक है। अब हम निकालेंगे F1 जनरेशन। F1 जनरेशन होता है क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस मतलब इन दोनों जीन्स को आपने क्या करवाना है? क्रॉस करवाना है। तो क्रॉस करवा दो एक बारी। क्रॉस हम ऐसे करवा देते हैं जैसे हम करवाते हैं, जीरो काटा खेलते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसको इससे मिलाओ, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है हाउ डज द F1 जनरेशन लुक लाइक। तो F1 जनरेशन, अगर आप F1 जनरेशन को देखोगे तो ये सारे के सारे आपको टॉल मिलेंगे। F1 जनरेशन will all
लुक टॉल, सारे के सारे आपको टॉल मिलने वाले हैं। बिकॉज क्यों? बिकॉज टी, कैपिटल टी इज द डोमिनेंट ट्रेट, ये भी लिख देना। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका आ चुका है। तो जस्टिफाई और आंसर जस्टिफाई कर दिया मैंने कि कैपिटल टी इज अ डोमिनेंट ट्रेट, अ सिंगल कॉपी ऑफ कैपिटल टी इज इनफ टू मेक प्लांट टॉल, क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट होता है ना वो। तो F1 जनरेशन में कैसे दिख रहे हैं? सारे के सारे टॉल दिख रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका आ चुका है। सेकंड पार्ट कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्योर टॉल प्लांट टू प्योर ड्वार्फ प्लांट इन F2 जनरेशन। अब अगर आप इस F1 से, मैं इसको जरा छोटा कर दूं क्योंकि मैंने F2 भी लिख के दिखाना है ना आपको, यहाँ कर दिया मैंने। अब देखो, अगर मैं F2 जनरेशन बनाऊंगा, मैं यहाँ बना दूं। नाउ F2 जनरेशन के लिए हम करते थे सेल्फ पॉलिनेशन। F2 जनरेशन क्या? सेल्फ होगा, सेल्फ मतलब जो कैपिटल टी स्मॉल टी आया था उसको, उसी को कैपिटल टी स्मॉल टी से कराना है आपको। वही जीरो काटा की तरह कराओ, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये हो गया कैपिटल टी, ये हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये हुआ स्मॉल टी। अब पूछ क्या रहा है देखो, कह रहा है रेशो बताओ प्योर टॉल टू द प्योर डॉर्फ प्लांट। भाई प्योर टॉल बताना है, प्योर टॉल। तो प्योर टॉल तो हमारा सिर्फ यही है, और प्योर डॉर्फ हमारा सिर्फ यही है। प्योर कह रहा है वो, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस नहीं कह रहा। प्योर का मतलब है दोनों के दोनों जीन सेम होने चाहिए। तो आपसे पूछ रहा है प्योर टॉल रेशो प्योर ड्वार्फ, तो कितनी आएगी? इट इज 1:1। ठीक है, तो प्योर टॉल 1 होगा और प्योर ड्वार्फ 1 होगा, तो ये आपके दो नंबर बनते हैं पूरे 24 का। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट। राइट द नेम ऑफ द कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन द कंपाउंड फॉर्म। ठीक है, सब कुछ लिखना है हमने। और देखो कितना अच्छा इंसान है कि इनका वो भी दे रहा है, आपका एटॉमिक नंबर दे रहा है। बताओ, जनरली दिया नहीं होता बट दे रहा है ये। तो हम इसको 3 स्टेप में करते हैं। स्टेप नंबर 1 मेटल का, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 बनाना है हमने। इसका है 12, इसका है 17। 12 का मतलब हुआ 282, क्लियर है बात। 17 का मतलब हुआ 287। अब Mg मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Cl नॉन मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो स्टेप 1 आएगा मेटल का हमेशा, इसके इलेक्ट्रॉन को लूज कराना है तो इसको लूज करा दो, तो ये बनाएगा Mg पे 2+, और 2 इलेक्ट्रॉन जो निकले वो यहाँ लिख दो। Cl क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो Cl में एक इलेक्ट्रॉन को गेन करा दो, तो ये बना Cl1-, याद रहेगा। स्टेप नंबर 3 में हम दिखाएंगे ट्रांसफर। तो Mg के बाहर कितने डॉट आएंगे? 2, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड बनेगा, 2 डॉट आएंगे। और Cl 2 बनेगा, तो 1 2। Cl को क्रॉस से दिखा दो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है। तो एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला गया, एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला गया, तो ये बना Mg पे 2+, और Cl पे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट, तो ये बन गया MgCl2। तो ये तीनों स्टेप अगर आपने लिखे हैं तो आपको कोई आधा नंबर भी नहीं काट सकता। ठीक है, अभी इस फिलहाल इतना करें, शो द फॉर्मेशन कर दी मैंने आपको, 1 मार्क मिलेगा अभी भी, क्योंकि स्टेप के होता है ना, 1 मार्क का ही है। राइट द नेम ऑफ कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन Mg। तो कैटायन हो गया प्लस का, तो कैटायन क्या होगा इसमें? कैटायन होगा Mg2+। और कह रहा है मुझे एनायन का नाम बता दो, राइट द नेम ऑफ द, तो ये होगा आपका Cl1-। तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम कैटायन। मैग्नीशियम नाम भी करना है भाई, प्रॉपर स्टेप्स चाहिए, CBSE बोर्ड है, मजाक नहीं है। ये हो गया क्लोराइड आयन, क्लोराइड एनायन। ठीक है, अब आपका पूरा कह सकते हो, राइट द नेम ऑफ द कैटायन एनायन प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ठीक है, प्रॉपर सिस्टम से करना है, क्योंकि बोर्ड दे रहे हैं, मजाक नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है हाउ इज जिंक एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर, नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन एंड राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। जिंक को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं ओर से? तो भाई जिंक है ना, आपको जिंक आपको दो तरह से मिलता है, एक तो ZnS और एक ZnCO3। ठीक है, तो अगर आप सल्फर को हीट करोगे तो उसको रोस्टिंग बोला जाएगा, कार्बोनेट वाले को बोलेंगे हम कैल्सिनेशन। आपने सिर्फ जलाना है इसको, आप जलाओ तो S उठ के यहाँ पे, O उठ के यहाँ पे, ये बनाएगा ZnO प्लस SO2, क्लियर है। इसको बैलेंस कर लेंगे हम, बैलेंस नहीं है ये,
क्योंकि यहाँ पे 2 लगा देंगे ओ, अब Zn 2 हो गया, यहाँ पे 2 लग गया, यहाँ पे 3 हो गया, बैलेंस हो गया नहीं? हाँ। इस रिएक्शन का नाम भी लिख देना, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोस्टिंग, कहते हैं इसको, रोस्ट करना। ये हो गया ZnCO3, ये हो गया ZnO प्लस, इसमें CO2 मिलेगा, सी से कैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे कैल्सिनेशन, याद रहेगा। नेम द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन, नेम द प्रोसेसेस, नाम लिख दिया मैंने, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। ये लो भाई, जिंक कैसे एक्सट्रैक्ट होता है? जिंक को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अच्छा ये लिखना पड़ेगा, किसे एक्सट्रैक्ट होता है? सल्फाइड एंड कार्बोनेट, और कार्बोनेट और से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, रिएक्शन देनी थी, नेम द प्रोसेस, नाम बता दिया, इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन, राइट द केमिकल इक्वेशन लिख दी, अकर अभी प्रॉपर जिंक नहीं मिला मुझे, अब पता है रिडक्शन करेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, कार्बन का सारा लेंगे, कार्बन अपने पास O को बुला लेगा, जिंक का साथ छोड़ देगा, Zn प्लस CO, इस रिएक्शन का नाम भी लिख देना, रिडक्शन। यही चीज है, आपको जितना इन्फॉर्मेशन देना है आपको दे दो इसके बारे में, इस क्वेश्चन से रिलेटेड बता दो इसके बारे में ना, आपका टीचर को मौका मत दो कि वो आपका आधा नंबर भी लेके जाए, बस। ठीक है, और इसका लिख देना, जिंक को किसे सल्फाइड और कार्बोनेट से किया जाता है। नेक्स्ट कह रहे हैं, स्टेट द रोल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम बताओ, यूज इन सीरीज इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, व्हाई शुड इन इलेक्ट्रिक सर्किट अ फ्यूज बी डिफाइंड रेटिंग नॉट बी रिप्लेस्ड बाय द लार्जर रेटिंग। तो भाई व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या करता है, सर्किट को क्या करता है, शॉर्ट शॉर्ट कर देता है ताकि आपके अप्लायंस खराब ना हो। अगर ये नहीं करेगा ऐसा तो क्या होगा, तो आपके अप्लायंस खराब हो सकते हैं। तो व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज यूज्ड, electric fuse is used to protect electrical appliance, अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को किससे बचाओगे आप, फ्रॉम एक्सेस करंट, फ्रॉम एक्सेसिव करंट, एक्सेस करंट से बचा लोगे, एंड टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट, और इससे आपका शॉर्ट सर्किट भी बच जाएगा क्योंकि वो ड्रिप कर जाएगा। ठीक है, तो पहले पार्ट का आंसर है ये। सेकंड पार्ट कह रहे हैं, व्हाई शुड एन इलेक्ट्रिकल फ्यूज विद डिफाइंड रेटिंग नॉट टू बी रिप्लेस्ड बाय वन विद लार्जर रेटिंग। मान लो आपके रूम है, आपके रूम में है ना बाहर 32 जीबी का एक वो लगी हुई है एमसीबी, अब आप कह रहे हो नहीं मैं 64 जीबी की लगाऊंगा, उससे कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि देखो जो आपके रूम में करंट जाना चाहिए वो अगर 32 से 35 चला गया तो क्या होगा, जितने भी आप चीजें चला रहे हो ना पूरे रूम में सब खराब हो जाएगी। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, ड्रिप होने से फ़ायदा क्या हुआ, आपका अप्लायंस बच गया। अगर वो ड्रिप हो गई, एमसीबी डाउन हो गई तो क्या होगा, आपका अप्लायंस बच गया। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, बी पार्ट का, तो पहले पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट कह रहा है, बताओ व्हाई शुड इलेक्ट्रिकल प्लांट फ्यूज डिफाइंड रेटिंग, बिकॉज़ इट विल नॉट इट विल नॉट ब्लो ऑफ, अगर वो ड्रिप नहीं होगा तो क्या होगा, एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट will pass through appliance, ठीक है, एंड इट विल डैमेज इट। भाई ज़्यादा करंट चला गया तो क्या करेगा उसको, वो डैमेज कर देगा। आप एग्जांपल ले लो, आपके टीवी में अगर ज़्यादा करंट चला गया तो आपका टीवी खराब हो जाएगा। तो तभी हमारे जो रूम के बाहर है ना एक एमसीबी लगी होती है, या एक उसको आजकल, पहले के ज़माने में फ्यूज़ चलते थे तो फ्यूज़ वही काम करते थे, और आज की डेट में एमसीबी काम करते थे। तो ये आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 26 का। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट कह रहा है, व्हाट आर डीकंपोजर, दो एग्जांपल दे दो, स्टेट हाउ दे मेंटेन अ बैलेंस इन द इकोसिस्टम। तो व्हाट आर डीकंपोजर, सो दे आर द ऑर्गेनिजम्स, दे आर द, क्या बोलेंगे, organisms, organisms break down that break down dead or decaying organisms and recycle them, कह सकते हैं, वो रिसाइकल करते हैं बैक इनटू द एनवायरनमेंट, फिर से वो एनवायरनमेंट में उसको क्या कर देते हैं, रिसाइकल कर देते हैं, है ना, क्लीनिंग एजेंट का काम करते हैं ये। एग्जाम्पल क्या हुआ इसका, एग्जाम्पल हम कह सकते हैं बैक्टीरिया फंगाई हो गया, बैक्टीरिया फंगाई इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया।
कह रहे हाउ दे मेंटेन बैलेंस, तो बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं ये बताओ इन एन इकोसिस्टम। पहले हम कह सकते हैं कि भाई सॉइल की फर्टिलिटी को बना के रखते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं। दूसरा हम क्या कह सकते हैं बताओ, क्या ये चीज़ों को रिसाइकल होने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तीसरा क्लीनिंग एजेंट का काम करते हैं, क्लीनिंग एजेंट का काम करते हैं, ठीक है। सो इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा तीनों पॉइंट को। सॉइल फर्टिलिटी कैसे, दे इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी एंड मेक सॉइल पोरस, ठीक है। रिसाइकल मतलब दे हेल्प इन रिसाइकलिंग डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लीनिंग एजेंट मतलब दे रिसाइकल डेड बॉडीज इनटू न्यूट्रिएंट्स, याद रहेगा, ठीक है। ये है सारा का सारा, ठीक है। आगे चल, नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28, सैंपल ऑफ 4 एलिमेंट कह रहा है ए बी सी डी दिए हुए हैं, इनको एक एक करके ऐड किया जा रहा है और एक रिजल्ट निकाला गया है, ठीक है। ए को देखो, ए ने किस में डिस्प्लेस करा, ए ने कॉपर को डिस्प्लेस करा, बाकी इनको नहीं कर पाया, इनको नहीं कर पाया। बी ने आयरन को करा, कॉपर को करा, जिंक को करा, ठीक है। सी ने आयरन को करा और बाकी इसमें नहीं कर पाया, एल्यूमिनियम को नहीं कर पाया। डी ने नो 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 नो, सब में नो। एक काम करते रिएक्टिविटी सीरीज लिख लेते, ज्यादा क्लियर होगा। देखो क्या था, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कैसे पकाता है, कुकर में मतलब मरकरी एच जी, अच्छे अच्छे ए जी ए यू फटाफट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब अगर हम देखें तो ए कॉपर को डिस्प्लेस कर पा रहा है, ए कॉपर को डिस्प्लेस करने का मतलब समझ रहे हो, अगर ए कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है तो मतलब जो आपका ए रहा होगा वो आपका ए कॉपर से ऊपर रहा होगा ना, तो मतलब ए यहाँ पे होगा मेरा। ये बात समझ आ रही है, क्योंकि ए कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। बी जो है, बी आयरन को कर रहा है, कॉपर को कर रहा है, जिंक को कर रहा है, आयरन कॉपर जिंक, तो सबसे ऊपर जिंक है ना, तो मतलब मैं सबसे ऊपर यहाँ लिखूंगा ना, तो बी यहाँ होगा। भाई सबसे ऊपर जो हाईएस्ट रिएक्टिव है वो जिंक है। सी जो है आयरन को कर रहा है, तो भाई सी इसके नीचे होगा, इट्स नेचुरल, सी इसके नीचे होगा, क्योंकि सी आयरन को कर रहा है तो आयरन से ऊपर ही होगा, ठीक है। अच्छा डी किसी को नहीं कर रहा, सबसे नीचे डी होगा। अब जो पूछ रहा है पूछता रहे, हमने सब कुछ निकाल लिया, रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए आपको। पहला कह रहा है विच इज द लीस्ट रिएक्टिव, सबसे नीचे कौन है, तो इट इज डी, तो डी आंसर है। कह रहा है व्हाट वुड बी ऑब्जर्व इफ सी इज एडेड टू कॉपर सल्फेट, अगर मैं सी प्लस कॉपर सल्फेट लिखूंगा, भाई नाम निकालने मत जाना, सिर्फ सी बोला है उसने, तो आप भी सी लेके ही चलो, तो SO4 उठ के इसके पास आएगा, बिकॉज सी इज मोर रिएक्टिव, ठीक है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है ना, ये बनाएगा CSO4 प्लस सी। कह रहे अरेंज करो ABCD को इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग मतलब सबसे ज्यादा से कम, तो सबसे ऊपर कौन है, बी है ना, तो ये आएगा बी, बी सबसे बड़ा, फिर आएगा सी, फिर आएगा ए और सबसे कम आएगा डी, तो ये हो गया रिएक्टिव, ठीक है। तो इस तरह से ही आंसर लिखना है एग्जाम के, लीस्ट रिएक्टिव, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट सारे क्लियर है हमारे, ठीक है। ऐसे ही लिख के आना एग्जाम में आंसर, ठीक है, पूरे 3 मार्क मिलेंगे। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि भाई डायग्राम को पढ़ो और बताओ ABCD क्या है, तो पहले लेबल कर लेते हैं ABCD क्या है। तो भाई ये होती है आपकी पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी आर्टरी, ए होती है आपकी पल्मनरी आर्टरी और इस साइड होता है ये पल्मनरी वेन, ठीक है। पल्मनरी वेन के थ्रू है ना हार्ट में है ना ब्लड एंटर करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। डी है आपका वेना कावा, वेना कावा, और सी है आपका ऑर्टा, ऑर्टा आपकी मेन आर्टरी होती है जिससे वो हार्ट में, हार्ट से क्या रहता है, ब्लड पूरा सर्कुलेट होता है। तो पहले पार्ट का आंसर तो आ गया, लेबल कर दिया हमने, स्टडी द डायग्राम एंड नेम द पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट कह रहा है फंक्शन बताओ ए और सी का, ए पल्मनरी आर्टरी का फंक्शन बताओ। तो पल्मनरी आर्टरी, मुझे एक बात बताओ, सारी की सारी आर्टरी जो है वो ऑक्सीजन ब्लड कैरी करती है ना,
बट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ध्यान से देखो, ये पल्मोनरी आर्टरी निकल कहाँ से रही है? ये हार्ट से निकल रही है, यहाँ से, ये यहाँ से ऐसे निकल रही है और यहाँ पे जा रही है। मतलब ये कहाँ से निकलेगी? ये होता था राइट एट्रियम, ये होता था राइट वेंट्रिकल। तो ये क्या करती है पल्मोनरी आर्टरी? राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लेके जाती है कहाँ पे? ये है लंग्स, लंग्स के पास लेके जाती है फॉर ऑक्सीजनेशन। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? इट टेक्स deoxygenated blood, deoxygenated blood from right ventricle, नीचे राइट वेंट्रिकल होता है, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, ताकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाए। ठीक है, अब वो कह रहा है मुझे सी पार्ट का भी काम बता दो। सी पार्ट का काम क्या है? तो सी तो आपकी मेन आर्टरी है। सी देखो, सी कहाँ से जा रहा है? देखो ध्यान से देखो, ये है ना, ये कनेक्ट कर रहा है सी को, ध्यान से दिख रहा है आपको? तो ये कहाँ से जा रहा है? ये, और ये होता था मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो सी क्या करता है? इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, या लेफ्ट वेंट्रिकल होता था, फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑर्टा, टू ऑल टू ऑर्टा टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी के पास ब्लड को लेके जाने का काम करता है। कौन? ऑर्टा करता है, सी। ठीक है, मेन आर्टरी होती है हमारी ये। चलें आगे चलें, नेक्स्ट कह रहा है इलेक्ट्रिकल आपको दी हुई है रेजिस्टिविटी 3 मटेरियल ए, बी और सी की 20 डिग्री पे। कह रहा है मटेरियल दिए हुए 3, क्लासिफाई करो ये कंडक्टर है, अलॉय है, इंसुलेटर है। तो अगर मैं सब देखो, मटेरियल रेजिस्टिविटी इज लाइक रेजिस्टेंस ओनली, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होगी। तो मतलब सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होता है? इंसुलेटर का। तो मतलब ये होगी, ये होगा हमारा इंसुलेटर। बात समझ आ रही है? इंसुलेटर होगा, और सबसे कम जो होगा वो होगा कंडक्टर, वो होगा कंडक्टर। तो मतलब कंडक्टर क्या होगा हमारा? ये कंडक्टर होगा। और ऑब्वियसली अगर तीसरी चीज बची तो ये क्या होगा? ये होगा हमारा अलॉय। कह रहा है गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दिस मटेरियल एंड स्टेट वन ऑफ द यूज ऑफ ईच मटेरियल इन द डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, से एन इलेक्ट्रिक स्टव और इलेक्ट्रिक आयरन। हाँ, अब इंसुलेटर को एग्जांपल दे दो। कंडक्टर को हम कह सकते हैं कॉपर कह सकते हैं, तो कंडक्टर आ सकता है कॉपर। ठीक है, अलॉय हम कह सकते हैं स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। और इंसुलेटर आ सकता है आपका रबर या प्लास्टिक भी कह सकते हो। बट एक बात ध्यान से सुनना, वो कह रहा है एक वन यूज बताओ हर एक मटेरियल का इन द डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। इनका यूज भी बताना है। कॉपर का पता है आपको कहाँ यूज होता है? ये वायर्स में यूज होता है ज्यादातर ना, जो वायर्स में नहीं होती उसमें यूज होता है। स्टेनलेस स्टील पता है कहाँ यूज होता है? बेस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन का जो बेस होता है कई बार वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है, कुछ ऐसा ट्रायंगल सा होता है ना, ऐसा पेंटागन शेप का होता है अंदर, जिसे प्रेस करते हैं हम। अच्छा, रबर और प्लास्टिक का अगर हम क्या बोलेंगे? हम इलेक्ट्रिक अवन कह सकते हैं, है ना? जो हैंडल होता है ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, हैंडल ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कह सकते हैं हम। ठीक है, और क्या कह सकते हैं हम? इंसुलेशन ऑफ, वो हम कह सकते हैं कवरिंग, कवरिंग कह सकते हैं, कवरिंग ऑफ कॉपर वायर, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जांपल। ये इनके यूजेस बता दिए मैंने, मटेरियल बता दिया। आगे चल, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है इफ वी वांट टू ऑब्टेन अ रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। बस मैंने आगे पढ़ना ही नहीं यार, अगर मैंने फिजिक्स अच्छे से कर रखी है ना, तो रियल, मैग्नीफाइड और कॉनकेव पढ़ते ही दिमाग सीधा चल जाएगा मेरा। वो एक ही केस होता है, वो है बिटवीन सी एंड एफ वाला, दैट्स इट। क्योंकि उसी में मैग्नीफाइड और रियल इमेज मिलती है। कह रहा है फोकल लेंथ 18। ठीक है, तो मुझे केस दिमाग में आना चाहिए, यही चीज मैं कहता हूँ। आप अगर इसके रे डायग्राम अच्छे से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है बताओ मैं कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखूं? तो ऑब्जेक्ट में बता दिया, कहाँ रखोगे आप? बिटवीन, बिटवीन का रखोगे बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, यूज मिरर फॉर्मूला। तो भाई पहले हम एक बार मैं बना के समझाता हूँ, हम एग्जैक्टली पोजीशन लिखेंगे कैसे। देखो, ये है आपका कॉनकेव मिरर, ये है आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है, कह रहा है फोकल लेंथ 18 है,
फोकल लेंथ 18 है, ये P है, ये F है और ये C है। क्लियर है? तो इट मीन्स ये 18 है और इट इज नेचुरल, ये डबल होगा, इसका डबल होता है, इसका है ना 36 है ये। तो भाई हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहा जिससे रियल मैग्नीफाइड इमेज आए। तो ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा बिटवीन सी एन एफ, केस याद आ गया। तो बिटवीन सी एन एफ मतलब 18 से ज्यादा यहाँ रखेंगे ना, 18 से ज्यादा और 36 से कम। तो पहले पार्ट का आंसर कहाँ है, क्या आएगा? पहले ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन 18 टू 36 सेंटीमीटर। पहला पार्ट कह रहा है मिरर फॉर्मूला को यूज करो और मुझे फाइंड कर दो। इसकी फोकल लेंथ दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर एन इमेज मैग्निफिकेशन -2 दिया हुआ है। तो सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल है। सेकंड पार्ट यहाँ कराता हूँ मैं आपको। आपको मैग्निफिकेशन दे रखी है -2, ठीक है। मिरर में फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो आपको -2 इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, माइनस से माइनस गया तो ये यहाँ ले जाओ, तो ये आ गया 2u इज इक्वल टू वी। अब आप लगा दो मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है मेरा, यहाँ करें। मेरा फॉर्मूला कहता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v की जगह लिखूंगा मैं 2u, तो 1/2u प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। f को मैं -18 लूंगा ना, क्योंकि कॉनकेव नेगेटिव इंसान आता है, तो f इज इक्वल टू -18 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, साइन कन्वेंशन मत भूल जाना। इसका एलसीएम आया 2u, ये आया 1 + 2 इज इक्वल टू -1/18। ये आ गया 3/2u इज इक्वल टू -1/18। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये आया 3 × 18 इज इक्वल टू -2u। ये गया 9 पे, 27 आ गया, तो -27 सेंटीमीटर आ गया आपके पास u आ गया -27, है ना। 18 और 36 के बीच में आ रहा है, देख लो। कह रहे यूज मेरा फॉर्मूला टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आ गया आंसर। तो इट इज -27 सेंटीमीटर। तो ये आंसर आएगा आपका, ठीक है। 3 मार्क का क्वेश्चन आया था एग्जाम में, बोर्ड में, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्या है, व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, नेम एंड स्टेट द लॉ दैट सजेस्ट द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। और इसको बैलेंस करके दिखा दो। तो व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, नेम एंड स्टेट द लॉ। सो वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन टू satisfy the law of conservation of mass। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हमें बैलेंस करना जरूरी है। इसके बाद स्टेटमेंट भी चाहिए भाई हमें। स्टेटमेंट मांग रहा है, विच स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद एक लाइन और लिख देना, दैट इज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। खत्म। ठीक है, तो ये बात तो हमने कर ली। नेम एंड स्टेट द लॉ, सर ऐसे इन द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, लॉ का नाम भी बता दिया, तो आपके 3 नंबर में आपके लगा लो ऑलमोस्ट 1 नंबर 2 नंबर तो पक्के हो गए। बैलेंस करनी है हमने इसको, तो बैलेंस करने के लिए मुझे चाहिए मुझे जगह, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना है फिर। अच्छा, Zn प्लस H3PO4, वो कह रहा है Zn3PO4 2 प्लस H2। हम एक काम करते हैं, टेबल बना के बैलेंस कर लेते हैं, इजी भी रहता है, टीचर को भी लगेगा कि हाँ बच्चा बहुत अच्छा है हमारा, है ना। बचपन में नहीं, सॉरी स्टार्टिंग में करते थे, बचपन तो बहुत दूर था। Zn लेफ्ट पे 1 है, राइट पे 3 है। H लेफ्ट पे 3 है, राइट पे 2 है। P आपका 1 है, ये 2 है। O आपका 4 है, ये 8 है। तो इजी टारगेट ढूंढ लो। इजी टारगेट हमारा P है, तो P को शुरू कर दो। P से शुरू कर देते हैं हम बनाना। तो यहाँ पे मैं 2 लगा दूं, है ना, यहाँ पे 2 लगा दूं मैं। तो इसको काट के 2 कर दो, P पे टिक मार दो। इसके बाद क्या चेंज हुआ, H हमारा हो गया 3 to the 6 हो गया। H को काट के 6 लिख दो। P कितना हो गया हमारा, P को काट के 2 लिख दो।
पी लिख दिया और ओ हो गया हमारा 8, इसको 8 के 8 लिख दिया तो अपने आप बैलेंस हो गया। अच्छा, और अगला ये टारगेट दिख रहा है एच का। एच को 2 को 6 बनाया जा सकता है। ठीक है, तो 2 को 6 बनाऊंगा, यहाँ पे 3 लगा दूंगा, तो ये हो गया आपका, काट के 6 लिख दो, बैलेंस हो गया। अब जेड यहाँ पे अकेला बैठा है, 3 लगा दो, लो हो गया बैलेंस, हो गया बैलेंस। दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये था आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है डिफाइन अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गिव इट्स एग्जांपल एंड आल्सो एक्सप्रेस रिएक्शन दैट अकर इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? द रिएक्शन दैट गिव्स अ प्रेसिपिटेट, एक प्रेसिपिटेट देगा, प्रेसिपिटेट along with the formation of product, along with the formation of product, इसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल दे दो, एंड ऑल्सो एक्सप्रेस द रिएक्शन इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन देनी है। एग्जांपल हो गया इसका, अगर आपको याद हो, Na2SO4 प्लस BaCl2, आपने Na2SO4 लिया, उसमें BaCl2 डाल दिया, जैसे ही आप डालोगे तो क्या होगा, क्या होगा, वो है ना, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, दैट इज BaSO4 का। ठीक है, तो बनेगा क्या, वो Cl उठ के यहाँ पे, SO4 उठ के यहाँ पे, ये बनेगा 2NaCl प्लस BaSO4। तो इसका कलर याद रखना, इट इज वाइट प्रेसिपिटेट होता है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट निकलता है। कह रहा है इसको बैलेंस कर दो, बैलेंस तो मैंने कर ही दिया, 2 लगा दिया, बैलेंस हो गई, लो मिल गए 3 नंबर, 3 के 3, 3 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है स्टेट टू लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। 2 पार्ट है इसके, देखो कह रहा है पहले मुझे 2 लिमिटेशन बता दो, और दूसरी चीज मुझे ये बता दो कि केमिकल कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रिकल इंपल्स बेटर क्यों होता है, केमिकल कम्युनिकेशन बेटर क्यों होती है इलेक्ट्रिकल इंपल्स से। तो पहले मैं पहले पार्ट का आंसर लिखता हूँ। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट पे जाए कि भाई इलेक्ट्रिकल इंपल्स मल्टीसेल के क्या लिमिटेशन है, तो लिमिटेशंस अगर हम लिखे तो पहली लिमिटेशन आएगी क्या, कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स वहीं पर पहुंचेगा जहां पे वो कनेक्ट होगा। इलेक्ट्रिकल इंपल्स विल रीच टू दोज प्लेसेस, टू दोज प्लेसेस वेयर नर्वस टिश्यू इज कनेक्टेड, है ना, पूरी बॉडी में मतलब पहुंच नहीं पाएगा, कनेक्टेड। दूसरा, वंस वंस इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज जनरेटेड, वंस इलेक्ट्रिकल, अगर आपने कोई इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कर दी, बोले वंस इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज जनरेटेड, तो क्या होगा, देन द सेल हैज टू रीसेट इट्स मैकेनिज्म, अपने मैकेनिज्म को रीसेट करना पड़ेगा, मतलब कंटिन्यूसली निकाल पाएगा। वंस इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज जनरेटेड देन द सेल हैज टू रीसेट इट्स मैकेनिज्म। ठीक है, बिफोर सेंडिंग अनदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स, अगला इलेक्ट्रिकल इंपल्स भेजने से पहले अपने मैकेनिज्म को रीसेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो इट कांट बी सेंड कॉन्टिन्यूसली, बात समझ आ रही है, कॉन्टिन्यूसली आप नहीं भेज सकते। अगला कह रहा है वाई इज केमिकल कम्युनिकेशन बेटर देन इलेक्ट्रिकल इंपल्स, क्योंकि इसकी वाइडर रीच होती है। तो इसका पहला पॉइंट होगा, पॉइंट नंबर 1, कैन रीच मोर सेल्स इन द बॉडी, ज्यादा सेल्स में होती है, मोर सेल्स इन द बॉडी। मैं किसी पॉइंट बता रहा हूं, बताइए कि केमिकल कम्युनिकेशन बेटर क्यों होती है, सेकंड पार्ट है ना ये, केमिकल कम्युनिकेशन बेटर क्यों होती है। पहला, इसकी वाइडर रीच होती है, ज्यादा रीच होती है। दूसरा, इन्वॉल्व हार्मोन, इन्वॉल्व हार्मोन, हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं इसमें, एंड नॉट एनी स्पेशलाइज्ड टिश्यू, स्पेशलाइज्ड टिश्यू लाइक नर्वस टिश्यू, लाइक नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो ये दो हो गए इसके केमिकल
कम्युनिकेशन बेटर क्यों होता है, किससे? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से। ठीक है, तो ये आपको लिख के आना, 3 मार्क का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34। 34 आपके ये ईच 5 मार्क के होते हैं। कह रहे हैं बट आर स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं? तो स्ट्रक्चरल आइसोमर वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर अलग होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 34 ए, फर्स्ट पार्ट। स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर आर द आइसोमर्स which have which have same molecular formula, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या होते हैं वो अलग होते हैं, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। क्लियर है? कह रहे ड्रॉ द स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल आइसोमर बना दो। सेकंड पार्ट, इसी में सेकंड पार्ट कह रहा है। तो ब्यूटेन के मैंने क्लास में कई बार बनवाए थे। ब्यूटेन का बनाना है आपको। ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, तो 1 2 3 4। अब एक कार्बन को नीचे कर दो, ये लो बन गया। कितना सिंपल है ना? और सब पे एच लगा दो। ये ना हो क्या भूल जाओ इस चीज को, सब पे क्या लगा दो, एच लगा दो। ये लो, एच 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 एच। ठीक है, सब पे क्या लगा दो, एच लगा दो। इनके नाम जरूर लिख देना, क्योंकि नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। पता लग रहा है टीचर के नाम लिखे हो, अपने नाम ना लिखे हो। पहले वाले का नाम पता है क्या है? पहले वाले का नाम है एन ब्यूटेन, और जो नीचे बनाया है इसका नाम है आइसोब्यूटेन। आप ध्यान से देखो, दोनों के दोनों जो मैंने बनाए हैं, ये दोनों बनाए हैं मैंने, ये दोनों C4H10 है। इनको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्लियर है? कह रहा है एक रीजन बता दो, गिव रीजन व्हाई प्रोपेन हैज नो स्ट्रक्चरल आइसोमर। प्रोपेन का स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं होता भाई। प्रोपेन हैज 3 कार्बन एटम्स, ठीक है, एंड टू मेक अ ब्रांच चेन, ब्रांच बनाने के लिए, टू मेक अ ब्रांच चेन वी नीड एटलीस्ट 4 कार्बन, नहीं तो बनेगा ही नहीं। ब्रांच बनाने के लिए दिख रहा है जो नीचे ब्रांच बनी है, ब्रांच समझते हो? ये नीचे ब्रांच है ना, अलग से नीचे ब्रांच निकाल दी मैंने। इस ब्रांच को बनाने के लिए कम से कम आपको 4 कार्बन की जरूरत है। तो इसलिए प्रोपेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर बन ही नहीं सकते। ठीक है, इसको नोट कर लो, मैं सेकंड पार्ट यहीं पे कराता हूँ। सेकंड पार्ट कह रहा है व्हाट हैपन व्हेन ब्यूटेन इज बर्न इन एयर। तो भाई ब्यूटेन कार्बन कंपाउंड ही तो है, मैंने क्लास में कई बार पढ़ा है कि कोई भी कार्बन वाली चीज अगर आप जलाओगे तो क्या निकलेगा, CO2 और H2 ही तो निकलेगा। तो जलाना शुरू करते हैं ब्यूटेन को। सेकंड पार्ट, ब्यूटेन होता है C4H10, ठीक है। इसको आप जलाओ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या निकलेगा, ये CO2 निकालेगा और ये H2O निकालेगा। क्लियर है? बट इसको बैलेंस करके लिखना है तो बैलेंस कर लेते हैं इसको। यहाँ पे 4 लगेगा, 4 यहाँ पे 4 लगाएगा। अगर हम यहाँ 2 लगाएं, यहाँ पे 8 लगेगा। ठीक है, यहाँ 2 लगाने से हाइड्रोजन हो गया आपका 20, या 10 2 है, यहाँ पे 10 लगा दो। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 8 2 जा 16, 16 और 10 26, तो यहाँ 13 लगा दो। देखना बैलेंस हो गई ना? हाँ, तो बैलेंस हो गई। तो ये रिएक्शन लिखनी थी आपने, तो ब्यूटेन को जलाने से ये आएगी। राइट, केमिकल रिएक्शन लिख दिया हमने। डिफरेंशिएट बिटवीन, कह रहे डिफरेंशिएट कर दो फ्लेम जब ब्यूटेन और ब्यूटाइन दोनों जलाया जाएगा। तो ये भी कई बार हमने क्लास में किया है। तो जब ब्यूटेन को जलाएंगे और जब ब्यूटाइन को जलाएंगे, ब्यूटाइन ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो भाई ये हो गया। डिफरेंशिएट कर दो फ्लेम का, तो भाई ये निकलेगा क्लीन ब्लू फ्लेम निकलेगी यहाँ से ना, क्लीन ब्लू फ्लेम, बिकॉज वो सैचुरेटेड कंपाउंड होता है, सिंगल बॉन्ड वाला। और ये निकलेगा येलो फ्लेम निकलेगी। ठीक है, एक और डिफरेंस मैं बताऊं, तो ये नॉन सूटी फ्लेम होगी, कोई रेजिड्यू नहीं छूटेगा इसमें। और ये सूटी फ्लेम होगी, येलो कलर की जो फ्लेम निकलती है ना, वो सूटी फ्लेम होती है, मतलब उसमें कोई रेजिड्यू छूट जाता है कोई ना कोई। ठीक है, तो ये था आपका आंसर। पूरे 5 नंबर मिलेंगे आपको। आगे चलते हैं, ठीक है। इसका और पार्ट भी है, देखो इसमें चॉइस आ रखी है। कह रहे गिव रीजन वाई, बताओ मुझे कार्बन कैन नीदर फॉर्म C4+ कैटायन नॉर फॉर्म C4- एनायन बट फॉर्म ओनली कोवेलेंट कंपाउंड। शुरुआत में पढ़ी थी हमने ये चीज, है ना? एक बार आंसर लिख लेते हैं। बी पार्ट का फर्स्ट पार्ट, कार्बन कैन नीदर लूज नॉर गेन
electrons to complete its octet because, ठीक है, because पहला पार्ट आएगा फर्स्ट, if it gains 4 electron it will form C4 माइनस एनायन, ठीक है भाई। अगर गेन करके तो 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए ना, तो डिफिकल्ट क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को संभाल पाना। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस टू होल्ड 6 प्रोटॉन विद 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 6 तो पहले ही थे, 6 और 4 और हो गए। सो देयरफॉर इट विल नॉट, देयरफॉर मेरे ऊपर तो नहीं आ रहा, देयरफॉर इट विल नॉट gain to form C4 minus anion. Second, if it lose 4 electron, it will form C4 plus cation. But to lose 4 electron, it will require a large amount of energy. It will require a large amount of energy which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर था आपके फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट कह रहा है कि व्हाट इज मीन बाय फंक्शनल ग्रुप, तो इसको जरा नोट कर लो, मैं सेकंड पार्ट भी यहीं पे करूंगा, इसको नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, ठीक है, जल्दी से, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि सेकंड पार्ट कह रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो डेफिनेशन लिखनी है प्रॉपर, जो आप याद नहीं करते, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स व्हेन अटैच्ड टू अ कार्बन चेन, atoms or group of atom when attached to a carbon chain provide some specific properties to it, provide some specific properties to it, they are called functional group, इसको functional group कहते हैं, ठीक है। कह रहा है राइट इन टेबुलर फॉर्म, एक टेबल बना के दिखाना है, टू फॉर्म द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड फंक्शनल ग्रुप ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, तो पहले इथेनॉल का बनाना है, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का बनाना है, ठीक है। क्या बताना है हमने, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड फंक्शनल ग्रुप और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। राइट द टेबुलर फॉर्म स्ट्रक्चरल फॉर्म फंक्शनल ग्रुप एंड द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड, राइट द टेबुलर फॉर्म द स्ट्रक्चर फॉर्मूला एंड द फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताना है, टेबुलर फॉर्म, तो भाई इथेनॉल के पीछे OL लगा होता है, तो इसके पीछे अगर OL लगा होता है, इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप हुआ है इसका अल्कोहल, और अल्कोहल का सिंबल होता है OH, ठीक है, OH सिंबल होता है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। अगर आपको इथेनॉल का स्ट्रक्चर ही पूछ रहा है तो स्ट्रक्चर ही बना दो, क्या हुआ। अगर बाई चांस अगर स्ट्रक्चर ही पूछ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर बनाने में, क्लास में किया तो सामने, ये रहा, ये बन गया इथेनॉल का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आपने ना ऐसा कुछ कर दिया पेपर में, क्या ना आपका आधा नंबर टीचर नहीं काट सकता। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन अलग गलत दे देते ना, मतलब कम देते, तो आपको लगता कि हाँ मार्क्स मिल जाएंगे, बट कई बार टीचर मार्क्स नहीं देता, तो हमने सब कुछ दे दिया इन्फॉर्मेशन, काट ले मार्क्स काट सकता है, काटेगा ही नहीं वो, फुल मिलेंगे आपको। सेम काम मैं इथेनॉइक एसिड के साथ करूंगा, ठीक है। इसका सिंबल होता है COOH, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और इसको अगर मैं लिखूं तो ये COOH को अगर मैं एक्सपैंड करके लिखूं तो ऐसे लिखा जाएगा COO और H, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं यहाँ बना देता हूँ इथेनोइक एसिड को, तो ये आएगा ये O O और H, ये रहा, लो
पूरे मार्क्स आपके पूरे 5 में से 5 देगा। तो ये था आपका आंसर, ठीक है? क्लियर है? आगे चलें। कह रहे हैं एक पैटर्न बता दो, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर द टू पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट ऑफ द सेम मैग्नेट्यूड आई। दो आपको दिख रहे होंगे लाइन है कंडक्टर, दोनों में उल्टा करंट जा रहा है, इसमें ऐसे जा रहा है, इसमें ऐसे जा रहा है, ठीक है? पहला पार्ट ये कह रहा है। दूसरा पार्ट कह रहा है शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ओ विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू कंडक्टर। तो देयर आर टू पार्ट्स, हम दोनों पार्ट करेंगे। बट शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाने आता हूँ। जब मैंने आपको ये चीज पढ़ाई थी तब मैंने आपको बोला था हमेशा ईस्ट एंड से देखते हैं, हमेशा ईस्ट एंड से चीजों को देखा जाता है, ठीक है? तो ये अब मैंने बना दिया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, याद रहेगा। अब आप ध्यान से देखो, अब अगर मैं इसको ए और बी नाम दे दूं, मान लो इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, ठीक है? अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं अपने थंब को ऐसे खोलूंगा, ध्यान से देखना मेरे। अब मैं अपने थंब को ऐसे खोलूंगा, अगर मैं ए की बात करूं, देखो आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, आप देखो। तो मेरी फिंगर्स कैसे रैप हो रही है, मेरी फिंगर्स कैसे रैप हो रही है, अगर मैं इस फेस से देखूंगा तो यहां से दिखेगी मुझे ऐसे 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 घूमते हुए क्लॉकवाइज। अब आप बोलोगे सर आप ऐसे क्यों कर रहे हो? क्योंकि ना इसको निकालने का एक रूल होता है, हमेशा ईस्ट एंड पे अपनी आंखें रखो। मैं आपको आंखें बना देता हूँ ताकि आपको याद रह सके। हमारी आंखें, हमारी आईज हमेशा ईस्ट एंड पे होनी चाहिए। तो ये आपकी आंखें है, बड़ी गंदी सी मायोपिया हो रहा होगा इसके, जोक्स अपार्ट। तो ये आपकी आंखें हमेशा हमने ईस्ट एंड से देखना है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ए को यहाँ बनाऊं, अलग से बनाऊं, अलग से बनाऊं, यहाँ पे ए करंट ऐसे जा रहा है। अब इसको उठा के यहाँ ले आओ, तो अगर आप इसको उठा के यहाँ ले आओगे तो इसको घुमा दो, आप इसको ऐसे घुमा रहे हो लाइक दिस, तो अगर आप इसको घुमाओगे तो ईस्ट एंड ऊपर आ जाएगा ना, और वेस्ट एंड यहाँ आ जाएगा, ठीक है? नॉर्थ यहाँ आ जाएगा, साउथ यहाँ आ जाएगा। अब अगर मैं अपने थंब को खोल के ऐसे देख रहा हूँ तो आप खुद देखो ना मेरे फिंगर्स कहाँ जा रहा है। आप अपने आप देख लो, आप इस थंब को ऐसे खोलो अपने आप, अभी करो ऐसे, इस थंब को ऐसे खोलो और इसको आप ऐसे घुमाने की कोशिश करो। तो कैसे घूमेगा ये? इस एंड से देखोगे तो कैसे घूमेगा? ये क्लॉकवाइज घूमेगा। और आपको बस एक ही निकालना था, क्योंकि उसके बाद हम दिमाग का यूज कर लेंगे। अगर वो ए पे क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नेचुरल सी बात है वो बी पे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो हमें आंसर पता लग गया, ठीक है? ए पे कैसे घूमेगा क्लॉकवाइज और बी पे कैसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब अगर हम इसको बनाएं तो आपको इसे बनाना था, दो सर्कल ऐसे बना दो, यहाँ पे दो सर्कल ऐसे बना दो, ए पे घुमा दो क्लॉकवाइज, तो कलर हम दूसरा ले लेते हैं, कौन सा ले, ग्रीन ले लें। ए पे घुमा दो क्लॉकवाइज और बी पे घुमा दो एंटी क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपको आ चुका है, फर्स्ट पार्ट में हमें ये करना था, ठीक है? सेकंड पार्ट कह रहा है क्योंकि ए में क्लॉक घूमेगा तो बी में ऑब्वियसली एंटी क्लॉक ही घूमेगा। कह रहा है शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ओ विच इज इक्वी डिस्टेंट। अब इन दोनों के बीच में ना एक ओ पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब मान लो अगर ये पॉइंट यहाँ से एक्स है तो यहाँ से ये भी एक्स है। तो कह रहा है बताओ कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता दो ओ पे। तो इसका आंसर आएगा बी पार्ट का, इट हैज नो मैग्नेटिक फील्ड। रीजन, क्योंकि ये घूम रहा है क्लॉकवाइज और ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? तो नो मैग्नेटिक फील्ड बाय द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैंसिल ईच अदर एट द मिड पॉइंट, एट द मिड पॉइंट। सो मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, जीरो होगी, याद रहेगा, ठीक है? आगे चले, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे कह रहा है हम अपने घरों में हमारे एसी करंट आता है, सही बात है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। और हमारे घरों में जो वी होती है 220 वोल्ट होती है, बिल्कुल ठीक बात कह रहा है, ठीक है? इन इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिक हीटर केबल है, तीन तारें मिलेगी आपको, लाल, रेड, ब्लैक और ग्रीन। व्हाट आर दीज थ्री वायर कॉल्ड? तो रेड वायर को क्या बोलते हैं? रेड वायर को हम लाइव वायर कहते हैं, इसको मेंस बोल भी बोला जाता है। ब्लैक को हम न्यूट्रल वायर कहते हैं, ठीक है? और ग्रीन को हम अर्थ वायर कहते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर। नेम देम कलर वाइज के अकॉर्डिंग हमने नेम कर दिए। ए पार्ट हो गया हमारा। बी पार्ट, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द रेड एंड ब्लैक वायर। रेड और ब्लैक वायर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है? तो रेड और ब्लैक वायर में, यहाँ लिख दूं, नीचे लिख दूं, वहां पर जगह नहीं है। रेड वायर एंड ब्लैक वायर के बीच में कितना वी होता है, जो हमारे घरों में आता है? हमारे घरों में कितना आता है? इट इज 220 वोल्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन रेड वायर एंड ब्लैक वायर इज 220 वोल्ट, ठीक है? इसको लिखना पड़ेगा आपको।
पता लग रहा है ऐसे एरो करके लिखा है। क्या? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन रेड वायर एंड ब्लैक वायर इज 220 वोल्ट। ठीक है। सी पार्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ वायर विद ग्रीन इंसुलेशन इन केस ऑफ एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू द मेटालिक बॉडी? अगर एक्सीडेंटल लीकेज होगी तो क्या होगा भाई? अर्थ वायर क्या करती है? ठीक है, तो हम सी पार्ट यहां लिख दें। तो अर्थ वायर इज अ सेफ्टी डिवाइस इन अवर होम्स। हमारे घरों में सेफ्टी डिवाइस का काम करती है अर्थ वायर। क्यों? एनी लीकेज ऑफ करंट, एनी लीकेज ऑफ करंट फ्रॉम द मेटल बॉडी ऑफ द अप्लायंस, किसी भी मेटल बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट यूज करो, जैसे मेटल बॉडी है, उसमें अगर करंट एक्स्ट्रा निकल रहा है तो अर्थ वायर क्या करेगी? उसको अर्थ पे भेज देगी। एनी लीकेज ऑफ करंट फ्रॉम द मेटल बॉडी ऑफ द अप्लायंस विल go into the earth, go into the earth, and the person will not get an will not get an इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाएगा वो। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, झटका नहीं लगेगा उसको। दिखाई दे रहा है? याद रहेगा? तो ये रोल होता है ग्रीन वायर का। और पार्ट कह रहा है इसका, छोटा करते हैं इसको। बाय यूजिंग द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप हाउ कैन बी शोन दैट फोर्स लगी? जब भी हमने करंट कैरिंग कंडक्टर ए बी को रखा हमने मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसपे फोर्स लगी ही लगी। कह रहा है इस सेटअप से बता दो। भाई मेरी बात सुनो, हमने पढ़ा था ना, अगर एक करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, और देखो एक तो हॉर्स शू की मैग्नेटिक फील्ड है और एक इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड दो आपस में होगी तो क्या लगेगा? उन पे चार्जेस की वजह से फोर्स लगेगा। तो यही वजह होती है, ये इसमें क्या होता है, हमेशा फोर्स लगती है। बट एग्जैक्टली हम आंसर लिखेंगे कैसे एग्जाम में, तो उसको जरा चेक कर लेते हैं। हम लिखेंगे इसका आंसर फर्स्ट पार्ट का, ए पार्ट का, ए पार्ट का, फर्स्ट के ए पार्ट का आंसर क्या? इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन। किसका इंटरेक्शन? बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड। इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इंटरेक्शन एंड जो चार्जेस निकले, एंड द मूविंग चार्जेस, एंड द मूविंग चार्जेस से फोर्स बना। भाई जो हॉर्सशू मैग्नेट है, इससे क्या निकली? मैग्नेटिक फील्ड, और करंट से क्या निकले? चार्जेस। तो इससे क्या प्रोड्यूस हुआ? फोर्स प्रोड्यूस हुआ। तो इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मूविंग चार्जेस विद इन द कंडक्टर, विद इन द कंडक्टर क्रिएट्स अ फोर्स, कह सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा, क्रिएट्स अ फोर्स। भाई जब दोनों आपस में टकराए तो दोनों में क्या निकली? एक फोर्स निकली। और क्या कह सकते हैं? वी कैन डेमोन्स्ट्रेट इट, वी कैन demonstrate it by this experiment that you can demonstrate it that when a current carrying conductor, when a मेरे ऊपर आ रहा है क्या ये? When a current carrying conductor, when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, तो क्या होगा? It will experience the force, it will experience a force। ठीक है, it will experience a force। तो ये था इसका आंसर कि भाई देखो मैग्नेटिक फील्ड से निकलेगी मैग्नेटिक चार्ज, करंट से निकलेगा आपके उसके इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो आपस में वो क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे और फोर्स निकालेंगे। बी पार्ट कह रहा है इसका, बी पार्ट कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी रिवर्स इन टू वेज। फोर्स को हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, मान लो लेफ्ट और राइट दो तरीके से कर सकते हैं, बट कैसे कर सकते हैं? या तो आप
क्या करो, बैटरी उल्टी लगा दो, करंट डायरेक्शन उल्टी कर दो। मतलब क्या, इसका पहला पार्ट क्या आएगा, इसका हम इसको लिख दे फर्स्ट, ऐसे लिख देते हैं, बाय चेंजिंग द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। भाई या तो आप बैटरी को उल्टा लगा दो तो फोर्स उल्टी लगेगी। दूसरा तरीका क्या कह सकते हो आप हॉर्सशू को उल्टा लगा दो, बाय चेंजिंग द पोल्स ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट। याद रहेगा। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट कह रहा है व्हेन विल द मैग्नेट ऑफ फोर्स बी हाईएस्ट। मैग्नेट ऑफ फोर्स हाईएस्ट होता है जब दोनों 90 डिग्री पे होते हैं, और इसी को हम कहते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, याद रहेगा। फोर्स का हाईएस्ट होता है 90 डिग्री पे होता है। तो व्हेन द फोर्स हाईएस्ट, क्या लिखेंगे, यही लिख दो आंसर, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट दोनों के दोनों आर एट राइट एंगल्स, जब दोनों के दोनों राइट एंगल पे होंगे, दैट इज 90 डिग्री। थर्ड कह रहा है स्ट्रेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो इसके लिए मुझे इरेज करना पड़ेगा ये। ठीक है, इसको इरेज करता हूँ, इसको नोट कर लेना आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल थर्ड पार्ट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है स्ट्रेच योर थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड। कैसे खोलना है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, हमने तीनों दिखा दिए परपेंडिकुलर। अब आप पहले बात करोगे, थंब को एंड में लिखना होता है हमेशा, थंब पहले लिख दोगे तो जीरो मिलेगा आपको। क्या याद है, याद बताया था, फादर मदर चाइल्ड। फोर्स, एफ से फादर, एफ से फोर्स, एम से मदर, एम से मैग्नेटिक फील्ड, सी से चाइल्ड, सी से करंट। तो इफ योर फोर फिंगर पॉइंट्स in the direction of magnetic field, फोर फिंगर पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा, और मिडल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मिडल फिंगर क्या दिखाएगा, करंट दिखाएगा। देन so your thumb will give the direction of force। आपको कोई आधा नंबर नहीं काट सकता है इस क्वेश्चन में ना, क्योंकि हमने लिखा इस तरह से। याद रहेगा। तो ये था आपका नेक्स्ट। ठीक है, खत्म, आपके फुल मार्क्स 5 नंबर पूरे। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज रीजनरेशन। एक एग्जांपल दूं मुझे जो वो करता है, और एक ऑर्गेनिज्म जो नहीं करता। कह रहा है बताओ रीजनरेशन क्यों नहीं होता दूसरे वाले में। तो पहला पार्ट करता है रीजनरेशन का मतलब क्या होता है। इसको जरा छोटा कर लेते हैं बहुत, ये क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है तो बाहर जा सकता है आंसर। ठीक है, रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, रीजनरेशन का मतलब होता है रीजनरेशन is a process in which if an organism if an organism is somehow cut or broken into pieces, छोटे छोटे अगर मैं इसके पीस भी कर दूंगा, then the individual parts, जो हमने पार्ट्स करे, will form a new organism। कह रहा है मुझे बताओ किस में होता है और किस में नहीं होता। तो इसका एग्जाम्पल हो गया प्लेनेरिया, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। कह रहा है विच डू नॉट शो, जो शो नहीं करता, हम नहीं करते। हम मतलब कौन नहीं करता, ह्यूमन बींग शो नहीं करते। अच्छा, आगे एक और पार्ट कह रहा है, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ मैं आपको। कह रहा है मुझे बताओ ह्यूमन बींग क्यों नहीं करते। इन ह्यूमन बींग्स दे डू नॉट
हैव रीजेनरेटिव सेल्स, हमारी बॉडी में रीजेनरेटिव सेल्स नहीं होते, ठीक है। देयरफॉर रीजेनरेटिव सेल्स, ऊपर लिख दूं, विच आर स्पेशलाइज्ड टू ग्रो, ठीक है। इसके बाद इसका डायग्राम बना देना प्लेनेरिया का ना, मेरी बुक में गिवन है, नोट्स में गिवन है हमारे, आपने इसको काटा बीच से, तो ये पार्ट अलग हो गया आपका, बीच वाला पार्ट अलग हो गया ये, और लोअर वाला पार्ट अलग हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे, इनको 3 प्लेनेरिया बना के दिखा दोगे। ये बेचारे की आंखें बना लेंगे, आंखें नहीं बनाई मैंने, ये बन गई बन गई बन गई, ये रही, ये रही, और ये रही, ये रही, ये रही। अब आपका हुआ है परफेक्ट आंसर फर्स्ट का। सेकंड पार्ट कह रहे हैं वाटर इन ए पॉन्ड अपीयर डार्क ग्रीन एंड कंटेन फिलामेंटस स्ट्रक्चर, नेम दी स्ट्रक्चर एंड द मेथड बाय विच दे रिप्रोड्यूस। तो भाई उसमें एल्गी होता है, और एल्गे रिप्रोड्यूस करता है फ्रेगमेंटेशन से, ठीक है। तो आंसर लिखिए इसका सेकंड पार्ट, इसको मैं इरेज करूं या छोटा कर दूं, इरेज कर देता हूं, नोट कर लेना इसको। तो सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं, सो डार्क ग्रीन कलर इज बिकॉज ऑफ एल्गे, है ना, एंड इट रिप्रोड्यूसेस, ये रिप्रोड्यूस करता है बाय कौन सा, फ्रैगमेंटेशन। याद है सी एनीमोन, सी एनीमोन याद है, उसी की तरह तो होता है ये। नेम दी स्ट्रक्चर, मैंने नाम बता दिया, मेथड बता दिया, एक्सप्लेन कर दो प्रोसेस को, फ्रैगमेंटेशन को। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म एन, या मैं प्रॉपर बोलूं अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि नहीं तो फिर बाइनरी हो जाएगा ना, अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर, दो या दो से ज्यादा, टू और मोर ऑर्गेनिजम्स ऑन मैच्योरिंग, ऑन मैच्योरिंग, मैच्योरिंग होने पे वो दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म बना लेगा, उसको हम बोलेंगे क्या, इट इज कॉल्ड रीजेनरेशन, ठीक है। इनमें एक्सप्लेन द प्रोसेस कर दिया हमने। ईच ऑफ विच, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ईच ऑफ विच मेक मेक्स द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, मतलब पूरा बड़ा होके अपने वो जो बड़ा था, जैसे कि फ्रैगमेंटेशन में याद है इसका एग्जाम्पल क्या था, इसके दो एग्जाम्पल पढ़े थे हमने, सी अनीमोन और स्पायरोगायरा। इसका डायग्राम अगर आपको याद हो, हमारी नोट्स में था, ईच ऑफ विच मेक्स द इंडिविजुअल फुली डेवलप, ऐसे लिख दो, ये हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट इसका और पार्ट, इसका और पार्ट कह रहा है, इसको जरा छोटा कर लेते हैं हम, नेम द पार्ट परफॉर्मिंग द फंक्शन इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैरी स्पर्म, तो स्पर्म को लेके जाता है वास डेफर्न्स, वास डेफर्न्स लेके जाता है, प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमीट, ये निकलता है टेस्टिस से, हु सिक्रीशन मेक द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म इजियर, तो ये आएगा सिक्रीशन ऑफ क्या, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, उसको सीमन में बनाया था, इन दोनों की सिक्रीशन को। प्रोवाइड सूटेबल टेम्परेचर फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, तो ये स्क्रोटम होता है। कह रहे हैं नेम द पार्ट एंड द फॉलोइंग फंक्शन, तो फॉलोइंग फंक्शन, नेम द पार्ट परफॉर्मिंग फॉलोइंग फंक्शन, दो इन पार्ट हमने बता दिए। राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पर्म, स्पर्म की दो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये हमारा हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कैरी करता है ना, हमारी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन क्या करता है, कैरी करता है। और क्या कह सकते हैं, हमारी बॉडी के हाफ क्रोमोसोम होते हैं इसके अंदर, हाफ
क्रोमोसोम मिलेंगे ना, जैसे हमारी बॉडी में 46 है तो 23 क्रोमोसोम मिलेंगे। और क्या कह सकते हैं, और भाई इसकी लॉन्ग टेल होती है मूवमेंट के लिए। बस 3 लिख दिए, उसमें 2 पूछे थे, इनफ है। थर्ड पार्ट, व्हाट आर द सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है इन विच vas deferens is cut and tie in males। ठीक है, प्रोसेस का नाम जरूर लिख देना। तो ये हुआ आपका वैस्केटॉमी कहते हैं इसको। और फीमेल में क्या होता है, ओविडक्ट इज कट एंड टाई इन फीमेल्स, इसको हम कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी। याद रहेगा, वैस्केटॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी। और वो कह रहा है आगे, क्या कह रहा है, उसके साइड इफेक्ट बता दो। तो साइड इफेक्ट क्या हुआ, स्वेलिंग हो जाती है, पेन हो जाता है, पेन होता है, इरिटेशन होती है। ठीक है, वैसे इरिटेशन वर्ड है ना, सब में कॉमन है जितने भी आपके प्रोसेस है ना, तो ये इसके साइड इफेक्ट हो गए। दीज आर द साइड इफेक्ट। ठीक है, चलें आगे। कह रहा है इन ए क्लास took a thick sheet of cardboard and made a small hole in center। सनलाइट को पास किया गया और स्मॉल होल में से ग्लास प्रिज्म को रखा गया। प्रिज्म वॉट टर्न स्लोली अंटिल द लाइट दैट कम आउट ऑफ ऑपोजिट फेस ऑफ द प्रिज्म अपीयर्ड ऑन स्क्रीन पे, उसको लिया गया, एक बैंड ऑफ लाइट मिली, स्पेक्ट्रम मिला वाइट लाइट का। कह रहा है मुझे और इंस्टेंस बताओ जब ये स्पेक्ट्रम मिलता है। तो भाई रेनबो में मिलता है। कब मिलता है, जब रेनबो मिलते हैं। ठीक है, give any one in which this type of spectrum is obtained, what happened to the white light in the above case, list two condition। तो इसको एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि वन तो रेनबो में मिलता है। रेनबो में क्या होता है, when water droplets acts as prism, then sunlight which is white light ठीक है, splits into 7 colors। तो इसका फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट कह रहा है इसका, यहां लिख देता है। सेकंड पार्ट का, बट टू द वाइट लाइट इन द, इस केस में क्या हुआ, वाइट लाइट is made up of 7 colors। So when a white light is passed through a prism, then it is splitted into a band of 7 colors। ठीक है, which is our spectrum, which is the spectrum। फिनोमेना का नाम भी लिख देना। this phenomenon is called, क्या बोलते हैं, dispersion of light। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट, दो कंडीशन बताओ जिससे रेनबो दिखेगी हमें, नेसेसरी फॉर रेनबो टू ऑब्जर्व अ रेनबो। तो थर्ड पार्ट अगर हम बात करें तो क्या क्या हमें रेनबो में दिखता है। तो पहली बात भाई, हमें वाटर ड्रॉपलेट होने चाहिए, ऑब्वियसली वाटर ड्रॉपलेट्स शुड बी देयर। वाटर ड्रॉपलेट्स शुड बी देयर। और क्या होना चाहिए, दूसरा सनलाइट होनी चाहिए, तभी तो दिखेगी सनलाइट, नहीं तो आपको दिखाई देगी ही नहीं। तो ये हो गए आपके 4 नंबर। इसका और पार्ट भी करेंगे, ठीक है। और पार्ट कह रहा है मुझे रेनबो बना दो और मुझे ABC 3 पॉइंट मार्क कर दो। ए जहाँ पे डिस्पर्जन हुई, जहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई, और तीसरा जहाँ पे फाइनल रिफ्रैक्शन हुई। तो रेनबो बनाना बहुत ही सिंपल है, आपने एक सर्कल बनाना है, ये आपने एक सर्कल बना लिया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से जाएगी वाइट लाइट। भाई
कलर का यूज मत करना, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। वायलेट मतलब हम बोले तो इट इज सनलाइट, ठीक है, यहाँ सनलाइट लेबल होगी। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से दोनों की दोनों रेज जाएगी, ये ऐसे गई, थोड़ा सा गैप दिखाना। अब यहाँ पे थोड़ा सा गैप और बढ़ा देना इनके बीच में, ठीक है, बढ़ा दिया आपने। इसके बाद आप नीचे लेके आना, बट इनको थोड़ा पास ले आना, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे, और यहाँ पे लाइन बना देना। ऊपर दिखेगा रेड कलर और नीचे दिखेगा वायलेट कलर। अब आपको ए बी सी 3 मार्क करने हैं, तो ए बी सी कहाँ पे मार्क होंगे, कह रहे हैं ए मार्क कर दो जहाँ पे डिस्पर्जन हुई, तो डिस्पर्जन यहाँ पे हुई, तो दिस इज दी ए। टोटल इंटरनल हुई ये, तो ये होगा हमारा बी। और फाइनल रिफ्रैक्शन हुई हमारी यहाँ पे, तो ये होगा हमारा सी। तो ये ए, ये बी और ये सी, तो ये था, ठीक है। कह रहा है कॉमन सॉल्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है फॉर अवर डेली लाइफ, इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। सही बात है, NaCl कहते हैं। इट इज यूज एज अ रॉ मटेरियल, यूज होता है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्टिक सोडा, NaOH बनता है, ये सब बनाने के काम आता है ये। इट इज ऑल्सो यूज इन प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल विकल, अचार पे डाला जाता है, बटर पे, मीट पे, सब जगह डाला जाता है। कह रहे हैं नेम द एसिड एंड द बेस फ्रॉम विच कॉमन सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड। कॉमन सॉल्ट का सिंबल होता है NaCl, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ मैं, NaCl। अब वो कह रहा है एसिड और बेस, तो Cl से हमने एसिड पढ़ा था HCl, Na से हमने बेस पढ़ा था NaOH, तो ये लो बन गया। इससे बनाइए, ये बना सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl हुआ आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। कह रहा है नेम द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच, नेचर बता दो। सेकंड पार्ट कह रहा है इसका नेचर बता दो, तो भाई दोनों अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो इट इज न्यूट्रल इन नेचर, ये न्यूट्रल होगा, ठीक है। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। गिव रीजन फॉर द जस्टिफिकेशन ऑफ न्यूट्रल का आपको रीजन भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो NaCl is made from NaOH which is a strong base, ठीक है, लिखना पड़ेगा आपको, स्ट्रॉन्ग बेस है, एंड HCl which is the स्ट्रॉन्ग एसिड, जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो व्हेन, इसके बाद क्या लिखेंगे, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ strong base reacts, it will form a neutral salt, it will form a न्यूट्रल सॉल्ट, एक न्यूट्रल सॉल्ट बनाता है ये। तो रीजन देना बहुत जरूरी है, आप जल्दी जल्दी में रीजन देना भूल जाओगे, मुझे पता है, ध्यान रखना। थर्ड पार्ट, वट हैपन व्हेन करंट पास करेंगे थ्रू एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ ब्राइन को हम पास करेंगे, क्लोरल्कली प्रोसेस, नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन एंड वेयर ईच ऑफ दिस प्रोडक्ट इन द सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सब कुछ बताना है आपको मतलब बेसिकली। तो इसको जरा हम इरेज कर देते हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, ये हमने कर दिया इरेज, ठीक है। तो ये रहा थर्ड पार्ट। तो क्लोरल्कली प्रोसेस लिखना है, हमने क्या करा, हमने नमक लिया और पानी मिलाया, इसको ब्राइन कहते हैं, इसको कंबाइनली ब्राइन बोला जाता है इसको। इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है, याद रहेगा। क्लोर मतलब क्लोरीन मिला, एल्कली मतलब बेस मिला, और एक पॉप साउंड वाली गैस मिली, कौन सी मिली, H2। इसको बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस करना बहुत जरूरी है, बैलेंस करके ही रिएक्शन लिखना है। यहाँ पे 2 लग गया, यहाँ पे 2 लग गया, ठीक है, 4 हो गया, यहाँ पे 2 लग गया, हो गया बैलेंस, बैलेंस हो चुका है, ठीक है, 2 हो गया, हाँ बैलेंस हो गया। तो ये बना हमें, और क्या पूछ रहे हैं, प्रोडक्ट नेम बता दो, नेम बता दो। तो NaOH क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, नाम बताने हैं, बच्चे ऐसे ही छोड़ आते हैं। क्लोरीन गैस मिली और हाइड्रोजन गैस मिली। नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन अलोंग विद द कोरेस्पोंडिंग प्लेसेस, प्लेस ही बताना है। क्लोरीन आपको Cl माइनस होता है ना, और अगर हम बात करें तो एनोड प्लस होता है, प्लस अट्रैक्ट करेगा माइनस को, तो क्लोरीन मिलेगी एनोड पे। हाइड्रोजन पे H प्लस आयन होता है, प्लस अट्रैक्ट करेगा माइनस वाले चार्ज को, माइनस हुआ आपका कैथोड, तो ये बनेगा कैथोड पे और ये बनेगा नियर कैथोड। सब कुछ हमारे नोट्स में है ये, ठीक है। नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन लिख दिया। और पार्ट देखना, और पार्ट, इसका और पार्ट कह रहा है हाउ इज वॉशिंग सोडा, तो तीनों पार्ट हम कर चुके हैं।
फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। अब इसका और पार्ट कर रहे हैं। कह रहा है बताओ मैं वॉशिंग सोडा कैसे बनाऊं सोडियम क्लोराइड से। गिव केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो डायरेक्ट कोई रिएक्शन नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने इससे क्या बनाना है, सबसे पहले आपने इससे बनाना है बेकिंग सोडा। देखो आपने ब्राइन लिया, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, आपको याद आ जाएगा। नमक और पानी और दो चीज़ें और, CO2 और NH3। आपको मिल गया बेकिंग सोडा, दैट इज NaSCO3। और जो बचा लिख दो, क्या बचा, NH4Cl। ठीक है, हमने सोडियम क्लोराइड लिया ना, NaCl से हमने पहले बनाया NaSCO3। अब हम क्या करेंगे, अब हम NaSCO3 पे हीट डालने वाले हैं। हीट डालोगे तो क्या बनेगा, CO3 से CO2 तो बनेगा ही बनेगा, और Na2CO3 बनेगा, और H2O और CO2 बैलेंस कर लेंगे। बहुत सिंपल है। अब Na2CO3 आ गया ना। अब Na2CO3 की बात तो रिएक्शन बड़ी सिंपल है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि जगह नहीं है अपने पास। ये रहा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम Na2CO3 लेंगे और इसमें 10 मॉलिक्यूल पानी के डाल देंगे, तो ये बनाएगा Na2CO3 डॉट 10H2O। तो ये तीन रिएक्शन हमने लिख के आनी है। और मैं बता रहा हूँ, ये रिएक्शन में कई बार क्लास में बोली है ये बात, कि कई बार वो रिएक्शन को कंबाइन कर सकता है सॉल्ट वाली। और आपके सामने एग्जाम्पल है ये, कितना अच्छा पेपर बनाएगा, आपके सामने है। ठीक है, तो तीनों रिएक्शन आपको लिखना है। गिव केमिकल रिएक्शन, 2 नंबर इसी के ही है। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट कह रहा है, इन लाइफ देयर आर सर्टेन चेंज इन एनवायरनमेंट कॉल्ड स्टिमुलाई ड्यूरिंग विच रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। टचिंग अ फ्लेम, फ्लेम को हाथ लगाना। वन वेज टू थिक कॉन्शियसली अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ बर्निंग एंड देन मूविंग द हैंड बट अवर बॉडी हैज सीन। एक्शन का नाम बता दो। तो गर्म चीज को हाथ लगाने वाले एक्शन को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इसको बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, एंड डिफाइन इट। ये डिफाइन करना है, ये हर बार बोर्ड में आता है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। क्या होता है, इट इज स्पॉन्टेनियस, spontaneous, automatic, spontaneous, automatic and mechanical response to stimulus or sudden action. Mechanical, automatic and spontaneous response to stimulus or sudden action। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। राइट द रोल ऑफ मोटर एंड रिले न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन करता है, ब्रेन से मैसेज उठाता है, टू बॉडी पार्ट पे लेके जाता है। ठीक है, रिले न्यूरॉन आपका ना जंक्शन होता है, उसको मैसेज को आगे भेजता है। कहाँ से, सेंसरी न्यूरॉन से। कहाँ भेजता है वो, हमारे मोटर न्यूरॉन के पास। जो मैसेज जाता है वो रिले न्यूरॉन से जाता है। व्हाट आर द टू टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इन द बॉडी। हमारी बॉडी में दो तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं। एक होता है CNS, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, CNS दो पार्ट से मिलकर बनता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दो तरह की नर्व्स होती है, एक होती है क्रेनियल नर्व्स और एक होती है स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व जो होती है वो अराइज फ्रॉम ब्रेन होती है, सॉरी, स्पाइनल नर्व अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड होती है, अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड होती है। ठीक है, मेरे इसमें आ तो नहीं रहा टेक्स्ट जहाँ मैं बैठा हूँ। अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड होती है, और जो क्रेनियल नर्व होती है अराइज फ्रॉम ब्रेन होती है। ठीक है, याद रहेगा, ये आपका बन गया फ्लो चार्ट। कह रहा है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, और पार्ट कह रहा है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग। तो ये हम इरेज कर देते हैं ताकि इसके आंसर लिख पाए। तो वो कह रहा है विच पार्ट, थिंकिंग। थिंकिंग में आता है आपका फोर ब्रेन। तो अगर प्रॉपर आंसर मैं बोलूँ जो आप एग्जाम में लिखोगे, फोर ब्रेन, और यहाँ पे सेरिब्रम लिख देना। ठीक है, सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट। पिकिंग अप ए पेंसिल, सेरिबेलम। सेरिबेलम ये किसका पार्ट होता है, हिंड ब्रेन का। ठीक है, कंट्रोलिंग BP ये तो मेड्यूला करता है, हिंड ब्रेन का पार्ट।
कंट्रोलिंग हंगर ये होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये थे इसके पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन फिनिश। सो इसी के साथ हमारा पूरा पेपर होता है खत्म। आई होप आप सबको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, फिर इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। इस पूरे पेपर का पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। फिर भी कोई डाउट हो देन आई एम देयर फॉर यू, नो नीड टू वरी। ओके ओके, टाटा बाय बाय, हम नेक्स्ट पेपर के साथ मिलते हैं। ओके बाय बाय।